नमस्कार, सिलेक्शनपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला, ठीक है? वर्णमाला में कल हमने स्वर के बारे में पढ़ाया था और स्वरों के प्रकार के बारे में पढ़ाया था। आज हम उसके बाद व्यंजन की बात करते हैं, ठीक है? तो हमने व्यंजन की परिभाषा पहले भी बताया था, एक बार फिर से बताते हैं। व्यंजन, जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाएँ उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जो वर्ड बोला या लिखा जाए उसे व्यंजन कहते हैं। जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोला या लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के कुल व्यंजन जो है व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो इसके जो लिखने का क्रम है वो आइए हम बताते हैं। व्यंजन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले का वर्ग लिखेंगे। ठीक है, का वर्ग, का वर्ग में कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ और अंगा। फिर उसके बाद आता है चा वर्ग। चा वर्ग में कौन सा होगा? च, छ, ज, छ और या। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टा वर्ग। टा वर्ग में कौन सा आएगा? ट, थ, द, ध और ना। ठीक है, इसी प्रकार टा वर्ग में ट, थ, द, ध और अड़ा। ठीक है, टा वर्ग में कौन कौन से आएंगे? पा वर्ग में प, फ, ब, भ और मा। तो ये जो है 25 व्यंजन, जिसमें का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा आता है। चा वर्ग में च, छ, ज, झ यहाँ आता है। उसी प्रकार ट वर्ग में त, थ, द, ध, ना आता है। पा वर्ग में टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ अड़ा होता है। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, मा होता है। ठीक है, ये जो 25 व्यंजन होते हैं इसको हम एक नाम से और जानते हैं। कौन से नाम से? स्पर्श व्यंजन। अब आपसे कोई पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके रहे, ये आपके टोटल स्पर्श व्यंजन रहे। अब इसके नीचे लिखेंगे, जैसे ये है, जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा आता है। चा वर्ग में ये आता है। अब जो है
ये जो होते हैं 5 व्यंजन, ये ठीक है, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये जो होते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसको नासिक के व्यंजन कहते हैं। नासिक के व्यंजन या पंचावर कहते हैं। ठीक है, ये जो आखिरी के 5 वर्ड होते हैं, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, इसको क्या कहेंगे? इसको नासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये नासिक या पंचमाक्षर, पंचमा वर्ड या पंचमाक्षर, ठीक है, इसको कहते हैं। अब आगे देखें, इसके नीचे भी आता है, कौन कौन से आएगा? या, र, ला, वा। फिर कौन कौन से आते हैं? फिर आता है श, फिर छोटा सा, ठीक, श, मूर्धन्य सा, छोटा सा, फिर आता है आपका हा। इसके बाद लिखा जाता है श्र, छ, र, और क्या होता है? या। ठीक है, तो जो जैसे जो ये व्यंजन होते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो या, रा, ला और वा होते हैं, ये कौन से व्यंजन होते हैं? इसको अंतरस्थ व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, या, रा, ला, वा को अंतरस्थ व्यंजन कहते हैं। और बड़ा सा और हा को क्या कहते हैं? उसमें या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे इसको उस या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसमें या संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं? कि क्योंकि जब इसका हम उच्चारण करते हैं, तो जो अंदर से इसका उच्चारण करते समय अंदर से गर्म हवा आती है। ठीक है, जैसे सा, तो यहाँ आप हाथ लगाएंगे तो देखेंगे कि अंदर से गर्म हवा आ रही है। तो ये क्या हो गया? शा, स, सा और ह। तो इसमें क्या होता है? इसलिए इसको जो है उष्ण या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार या, रा, ला, वा को क्या कहते हैं? जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इसको अंतरस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतरस्थ व्यंजन इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि वह अंदर से, इसका उच्चारण जो है अंदर से होता है। जैसे या, रा, ला और वा। इसको जो है, जो या होता है और वा होता है, या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब या और वा आप कहेंगे कि व्यंजन है, तो इसको अर्ध स्वर क्यों कहेंगे? जैसे अब एग्जाम्पल देते हैं हम। जैसे आप देखेंगे लिखा होता है महिलाएं, ठीक है, महिलाएं, ठीक है। आप देखेंगे कहीं कहीं इस प्रकार से लिखा जाता है, और कहीं कहीं महिलाएं का क्या होता है? महिलाएं, ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया? ये स्वर भी हो गया। अब इसको कभी कभी स्वर के जगह जो है हम व्यंजन की जगह जो है कभी कभी हम स्वर लगा देते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल और देखिए। एक एग्जाम्पल है जैसे कौवा, ठीक है, कौवा, ये आपका व्यंजन हो गया कौवा।
ठीक है। अब कभी कभी ऐसे देखते हैं लिखा होता है कौवा, तो हुआ ना, ये स्वर व्यंजन का यहाँ स्वर आता है ना। इसी प्रकार जो या और वाह होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इसको अर्धस्वर भी बोलते हैं। और इसको इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे महिलाएं को कभी कभी इस प्रकार से भी लिखते हैं, ये लगाते हैं। इसी प्रकार कौवा को कौवा भी लिखते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जो है क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। अब आगे एक होता है जो र होता है, यहाँ पे लिखा होगा। ये जो र होता है, र को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। रा को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम रा का उच्चारण करते हैं, रा, ऐसा लगता है कि रा को एकदम अंदर से और ऐसे घूमते हुए आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, र। ठीक है, तो ये होता है, इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। और ल जो होता है, ल होता है ये पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसका उच्चारण करते समय जो जिह्वा होती है उसके पीछे से इसका उच्चारण होता है। जैसे ल, तो ल क्या होता है, वो जीभ के अंदर से हो रहा है, ठीक है, और पिछले भाग से हो रहा है इसका उच्चारण, ल। तो इसको क्या हो गया, ये जो हो गया ये पार्श्विक व्यंजन हो गया। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। एक बार फिर से ये चार्ट बना देते हैं हम। अभी आगे काम आएगा, ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, फिर आपका आ गया का वर्ग, इसके बाद आता है का वर्ग, उसके बाद आता है पा वर्ग। ठीक है, इसके बाद आता है पा वर्ग। तो इसमें जो है क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक, च, छ, ज, ह, य, ट, ठ, ड, ह, अड़ा, ट, मा। ठीक है, य, र, ल, व, श, च, स, ह। ठीक है, अब इसको जैसे कि हमने अब बोला था यहाँ पे, इसको क्या क्या कहते हैं, इसको जैसे हमने बोला था अंतरस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन, ठीक है। और इसी प्रकार, तो ये जो होता है, अब इसका जो है ऐसे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 4 और 5। इसकी अभी आगे जरूरत पड़ेगी जब हम इसका विभाजन मतलब प्रकार बताएंगे, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिएगा कि ये जो ड और ढ होते हैं, इसको क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ड और ढ को उच्छिप्त व्यंजन इसलिए कहते हैं
क्योंकि इसका जो है कोई भी जब शब्द देखेंगे वो क से शुरू नहीं होता है। इससे तो शुरू हो जाएगा लेकिन इस वाले से शुरू नहीं होता है। ठीक है, इससे तो शुरू होता है लेकिन इस वाले से शुरू नहीं होता। उसी प्रकार इससे जो शुरू नहीं होता है इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन श्र, छ, त्र और ज्ञ को जो है क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे यह व्यंजन स्वयं से नहीं होता है या किसी से मिलाकर बना होता है। जैसे ये हो गया आधा सा, ठीक है, आधा सा और र को बनाकर क्या बनता है, स्र बनता है। उसी प्रकार छत्र और क को बुलाकर क्या बनता है, आधा सा बनता है। उसी प्रकार त्र और त्र और ता को बनाकर क्या बनता है, रा बनता है। उसी प्रकार आधा ज्ञा और जा को बनाकर या बनता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगत व्यंजन जा और फा जो होते हैं इसको आगत व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जा और फा को आगत व्यंजन कहते हैं। अब हम इसके जो प्रकार बताएंगे। ठीक है, इसके जो है पहला जो प्रकार आता है वो प्राण वायु के आधार पर। ठीक है, प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर क्या होता है, व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार, तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? इसके जो है कुल 2 प्रकार होते हैं। पहला अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है, महाप्राण। महापा प्राण। अल्प प्राण वह होता है, वह व्यंजन होता है जिसके उच्चारण करते समय कम मेहनत लगती है। आसानी शब्दों में कहें, कम मेहनत लगती है, तो इसको क्या कहते हैं, अल्प प्राण। महाप्राण क्या होता है, जिसके उच्चारण में अधिक समय या अधिक समय या अधिक ज्यादा बोलना पड़े, उसको क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए, इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? इसके अंतर्गत जो व्यंजन आते हैं आप देखिएगा, जैसे ये हो गया, तो इसके अंतर्गत जैसा हमने ऊपर चार्ट बनाया है अभी हम आपको दिखाते हैं। और उसके बाद तीसरे रो का आता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, पांचवे का आता है। और इसके साथ साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ साथ जो आएगा, इसके साथ साथ आएगा अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन इसमें कौन कौन से आते हैं, य, र, ल और व। ठीक है, यहां देखिए, जो अल्प प्राण होते हैं इसके अंदर पहली और तीसरी और पांचवी रो के जो व्यंजन होते हैं वो आते हैं, और इसके अंदर अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ये कौन से व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इसमें आता है य, र, ल और व। इसी प्रकार महाप्राण के अंदर वहां कौन कौन से बच रहे हैं, ये ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया चौथा, और साथ साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म ऊष्म व्यंजन भी आते हैं। कौन कौन से हो गए, तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा हो गया, स, ठीक, मूर्धन्य सा, फिर छोटा सा और हा। तो प्राण वायु के आधार पर अगर हम विभाजन करें व्यंजन का, तो उसमें दो दो प्रकार का होगा। पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। और अल्प प्राण के अंदर पहले रो, तीसरे रो या पांचवे रो। जैसे यहां अगर हम देखें ये, ठीक है,
यहाँ अगर हम देखेंगे तो जो अल्प प्राण हमने बताया ना, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या क्या बताया, जैसे ये हो गया आपका पहला रो, और ये हो गया आपका तीसरा रो, और ये हो गया पांचवा रो। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक, पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहले और तीसरे में कौन कौन से आएंगे, जैसे ये देख लीजिए, पहले में आते हैं आपके क, च, ट, त, प। ठीक है, और दूसरे में जो आते हैं वो कौन से आते हैं, पहले और तीसरे पांचों। फिर तीसरे रो में जो आएगा ग, ज, ट और द, और ये क्या आएगा, ब। ठीक है, ये ब। और उसी प्रकार पांचवें में कौन सा आएगा, अंग, इया, रा, या और मा। तो इस प्रकार ये हो गया आपका। और तीसरे में इसी प्रकार देख लीजिए, जो तीसरे रो का कौन कौन सा आएगा, जैसे ये यहाँ पे दूसरे और चौथे रो। तो दूसरे और चौथे में क्या क्या आएगा, दूसरे में आएगा जैसे यहाँ पे अगर देखें, दूसरा रो आता है ख, फिर उसके बाद आएगा छ। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा ठ, फिर उसके बाद आएगा ठ। तो इसी प्रकार ये दूसरे रो के अंतर्गत आते हैं। फिर पांचवें रो में उसी प्रकार जो चौथे रो में देखेंगे, चौथा रो कौन कौन सा है, जैसे अब यहाँ पे चौथे रो में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घ, घा होगा ना। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, छ। फिर क्या होगा, फिर ढा होगा। ठीक, इसी प्रकार ध होगा। तो ऐसे ही जो होते हैं दूसरे और चौथे में आएंगे। आगे देखेंगे, अब जब हम इसका विभाजन करेंगे, इसका विभाजन जैसे यहाँ पे दिया है, हमने प्राण वायु के आधार पर किया। प्राण वायु के आधार पर कौन सा होते हैं, अल्प प्राण में कौन से होते हैं, अल्प प्राण में पहले, तीसरे और पांचवें के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन य, र, ला, वा होते हैं। ठीक है, और इसके बाद महाप्राण में क्या बताया था, दूसरे रो और चौथे रो व्यंजन के साथ साथ उसमें व्यंजन स, स, सा और हा आता है। इसी प्रकार आगे देखेंगे, अगला जो विभाजन होगा इसका घोषत्व के आधार पर होगा। घोषत्व के आधार पर, तो इसका जो घोषत्व के आधार पर इसके भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला कौन कौन सा होगा, पहला होगा अघोष व्यंजन, दूसरा जो होगा वो घोष व्यंजन होगा। पहला जो होता है अघोष व्यंजन होता है, दूसरा जो होता है घोष व्यंजन होता है। अब अघोष व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो जो अघोष व्यंजन में इसमें पहले, इसमें पहले रो और दूसरे रो, पहले रो और दूसरे रो के जो वर्ड होते हैं क्या होंगे, वो आएंगे। उसके साथ ऊष्म व्यंजन भी आते हैं। ठीक है, इसके साथ ऊष्म व्यंजन भी आते हैं। अब ऊष्म व्यंजन होते क्या है वो हमने ऊपर आपको बता दिया। ठीक है, उसी प्रकार जो घोष व्यंजन होते हैं, घोष को एक नाम से और जानते हैं, सघोष, सघोष व्यंजन। ठीक है, सघोष व्यंजन के अंतर्गत जो आते हैं कौन कौन से आ जाएंगे, अब तीसरा आ गया, ठीक है, चौथा आ गया, अब आ गया पांचवा आ गया। इसके साथ साथ क्या आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो घोषत्व के आधार पर कुल दो भेद होते हैं, जैसे अघोष हो गया और घोष हो गया। घोष को एक नाम से और भी जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, सघोष जानते हैं। अघोष के अंतर्गत
जो फर्स्ट रो और सेकेंड रो के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं, फर्स्ट रो के अंतर्गत जैसे का हो गया, चा हो गया, ठीक है, चा हो गया, टा हो गया, टा हो गया, तो ये क्या होंगे, ये फर्स्ट रो के अंदर आएंगे। उसी प्रकार सेकेंड रो में क्या क्या आता है, था आ गया, छा आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, था आ गया, था आ गया, तो ये आपके सेकेंड रो अंतस्थ व्यंजन। बाकी ऊष्म व्यंजन तो आप जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये है, दूसरे व्यंजन के अंतर्गत क्या आते हैं, तीसरे व्यंजन के अंतर्गत क्या आते हैं, तीसरे व्यंजन के अंतर्गत वही आते हैं, ये आ गया, गा आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जा आता है। इसी प्रकार ऐसे क्रम देखेंगे। फिर चौथे व्यंजन के अंतर्गत देखेंगे, चौथे व्यंजन में आता है जैसे घा आ गया, ठीक है, झा आ गया, तो इसके नीचे जो होते हैं ऐसे आएंगे। वैसे उसी प्रकार पांचवें अंतर्गत के देखें, पांचवें रो के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, पांचवें रो के अंतर्गत अंगा हो गया, ठीक है, इया हो गया, अड़ा हो गया, ठीक है, ना हो गया, तो ये क्या है, पांचवें रो के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन हमने आपको बताया ही है। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए धन्यवाद, आज इतना ही, बाकी आगे कल देखेंगे। धन्यवाद।